हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार इंडो पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हमने एक नई सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। इसी के साथ में हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक्स जो है या फिर उससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो हम उन फैक्ट्स को भी हम साथ के साथ देख रहे हैं। ठीक है, आज हमारा सेट नंबर 4 है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी सूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट से कौन सा 11 स्केड्यूल जो है वो ऐड हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। द 11th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड इन द 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें कितने 29 सब्जेक्ट्स है। अब आप देखिए, जो हमारा इसमें क्या बोला गया कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा 11th हुआ था, ये तो ठीक है, और इसके अंदर कितने 29 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर है क्या, और इससे रिलेटेड कितने भी जो भी इससे रिलेटेड बेसिक्स है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उनको अभी समझेंगे। देखिए, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, स्टार्टिंग में कितने 8 स्केड्यूल थे। ठीक है, उसके बाद में +4 4 जो है वो अमेंडमेंट से ऐड करे गए। तो अभी करंटली कितने, अभी 12 स्केड्यूल है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले 8 थे, अभी कितने 12 है। ठीक है, दो बात आपको ये अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद में देखिए कि 4 और ऐड किए गए, 9th, 10th, 11th और 12th। तो जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 9 जो स्केड्यूल ऐड किया गया वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, किसके, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में। ठीक है, 9 स्केड्यूल ये लैंड रिफॉर्म से, जमींदारी सिस्टम से, इस चीज से ये रिलेटेड था। 10 स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो ये हमने लास्ट सेशन में डिफेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, बहुत इन डेप्थ हमने उस टॉपिक को समझा था। तो जो 10 स्केड्यूल है ना, वो किससे रिलेटेड है, डिफेक्शन या फिर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो और ये कौन से अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 52nd अमेंडमेंट हुआ था। ये मैंने आपसे कमेंट में आंसर करने के लिए भी बोला था कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो ये 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। इज इट क्लियर। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11th कॉन्स्टिट्यूशन 11th स्केड्यूल की हम बात करते हैं। तो ये 11th तो अभी हमने देखा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ, और ये किस चीज से रिलेटेड है, ये है पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, 1992 में ये आया था और ये पंचायत से रिलेटेड है। अब हम अगर 12th स्केड्यूल की बात करें तो 12th स्केड्यूल जो है वो 74th, ये किससे 70 एक साथ ही हुए थे, ये 74th अमेंडमेंट से मतलब ऐड हुआ, और ये किस चीज से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अगर मैं इसको अब बिल्कुल इन शॉर्ट अगर कंपाइल करूं तो आप देखिए 9th, 10th, 11th, 12th। 9th किससे रिलेटेड है, हमारा जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म से। 10th किससे, डिफेक्शन से। 11th किससे, पंचायती सिस्टम से। और 12th किससे, म्युनिसिपैलिटी से। आई थिंक आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अब जो 9th स्केड्यूल है वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ। जो ये हमारा जो 10th स्केड्यूल है ये किससे हुआ, ये 52nd से हुआ। और 11th है ये 73rd से हुआ, और 12th जो है वो 74th अमेंडमेंट से हुआ। ठीक है, और ईयर की बात करें तो ये 1951 में, ये 1985 में, और ये दोनों किसमें, 1992 में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल बाय हर्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पूछा है। ठीक है, अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि 20, 25, 30, 40 ऐड हो गए, 4 ही ऐड हुए हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12, तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए किससे रिलेटेड है और कौन से ईयर में हुए और कौन सा अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्केड्यूल जितने भी है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है कि इसकी एक ट्रिक है, जैसे कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जो स्केड्यूल नंबर 1 है वो टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, हमारी टेरिटरी से। ई जो है वो इमोल्यूमेंट वगैरह से। जो थर्ड वन है वो ओथ की, भाई किसकी, जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनकी ओथ कैसे होगी। फोर्थ जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक है, कि राज्यसभा का कैसे फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। फिफ्थ वन जो है वो स्केड्यूल एरिया, और जो उसके बाद में जो है वो 6 वन किससे रिलेटेड है, अदर स्केड्यूल एरिया से। ठीक है, जिसमें
त्रिपुरा वगैरह जो है वो स्टेट्स इसके अंदर मेंशन्ड है। उसके बाद में देखिए फेडरल लिस्ट जो है, उस फेडरल लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सब इसके अंदर मेंशन्ड है। 8th वन जो है वो किसे, ऑफिशियल लैंग्वेज से, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि 4 ऐड हुए हैं, ये लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। 4 तो मैंने आपको बहुत इन डेप्थ समझा दिए। आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में देखिए इन विच ईयर नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट, कि कौन सी ईयर में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। सो इट वॉज 1963, ठीक है। देखिए नागालैंड बिकेम द 16th, ये हमारा कौन सा 16वां स्टेट बना था ऑफ इंडिया ऑन 1st of December इन 1963। नागालैंड किससे बाउंडेड है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम एंड म्यांमार, ठीक है। तो इन ये सारे स्टेट्स और म्यांमार कौन सी कंट्री जो है जिससे ये इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें ध्यान रखनी थी। अब हम इससे रिलेटेड इसकी बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो मैं बेसिक्स बता रही हूँ ये ऐसे ही नहीं बता रही, ये जब हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि उससे आसपास की चीजें हम क्लियर करते हुए चले, ठीक है। तो देखिए जब हमारा इंडिया जो है फ्रीडम मिली इंडिया को 1947 के बाद में, तो इधर उधर मतलब काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के अंदर उनको मिक्स कर रहे थे, अमेलगमेट कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमारी जो जैसे JRF करके आप उसको याद रख सकते हैं, जूनागढ़ वाला रीजन था, कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। तो ये रेफरेंडम से इस तरीके से मतलब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिला लिया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने आवाज उठानी शुरू की कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर हमारा जो है वो स्टेट को बनाया जाए, इस तरीके से डिमांड उठी। तो इसमें बहुत सारी कमिटीज, आपको कमीशन जो है वो स्टेट मतलब स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड जो कमीशन है वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आया धर कमीशन, ठीक है। धर कमीशन आया 1948 में। उसके बाद में आता है जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू और अपना वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सिद्धरमैया जो है, इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। ये सब किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि हमें कैसे स्टेट्स को मतलब ऑर्गेनाइज करना है, क्या हमें लैंग्वेज बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में फिर 1953 के अंदर क्या होता है कि जो पट्टभी है, एक पर्सन है, उन्होंने क्या कहा कि जब तक अगर आप अलग से स्टेट नहीं बनाओगे, आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने आवाज उठाई कि आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट, तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। अभी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये जो भी चीजें बता रही हूँ मैं, ये सारे मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मैं मतलब एक एक क्वेश्चन को अलग अलग पीपीटी में डालू, से बेटर है कि हम एक टॉपिक को उठा रहे हैं तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम एक साथ वैसे ही डिस्कस कर लें। तो मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना, अरुणाचल प्रदेश बना। कब बना, 1953 में, ठीक है। फिर इसके बाद में फजल अली कमीशन बनता है, ठीक है। फजल अली कमीशन 1953 में बनता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारी इंटीग्रिटी तो जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई मतलब अलग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट अगर बनाई जाए तो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है। 1956 में ये एक्ट आता है। इसके तहत कितने स्टेट्स बन जाते हैं, हमारे 14 स्टेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और प्लस में कितनी 6 यूटी बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अलग 1956 में ये एक्ट आ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 1960 के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 1960 में क्या क्या हुआ था। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अपनी अपनी लैंग्वेज के बेस पे या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया 1960 में, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट्स हो गए। उसके बाद में दादरा और नगर हवेली जो है वो 1960 में अलग से इसको यूटी बना दिया गया। फिर हमने देखा जैसे ये 14 स्टेट्स तो यहाँ बन गए थे, फिर महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो गए तो 15वां स्टेट यहाँ बन गया। और उसके बाद में अगर हम बात देखें तो देखिए 16वां स्टेट नागालैंड बन गया, कब, 1963 में। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि हरियाणा और पंजाब का जो है वो भी सेपरेशन हो गया था, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1966 में, ठीक है। तो मैंने आपको 5 से 7 चीजें बता दी जो सारी ही एग्जाम में आई हुई है। आई होप एक स्टोरी फॉर्मेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामाइन द इश्यूज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब देखिए जो सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं वो अलग अलग तरह के रिलेशंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे रहेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होंगे, लेजिस्लेचर में कौन सेंटर का क्या है, स्टेट की कैसी चीजें हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल रिलेशंस भी है कि फाइनेंस वो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना पैसा स्टेट को मिलेगा, कितना सेंटर को मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत अलग अलग तरह के रिलेशंस हैं हमारे सेंटर और स्टेट में, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एक फेडरलिज्म है, ठीक है, संघवाद है। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इन के रिलेशंस को एग्जामाइन करने के लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया था। तो इट वाज सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन की हम बात करते हैं। सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन द जून 1983। अब अगर ये पूछ लिया सरकारिया कमीशन की ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टाइम ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। बोलते हैं ना कि मैम आप एक्सपेक्टेड भी बताएं, तो मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि आपको 1983 ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जामाइन कर रहा था रिलेशन और बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। और उन्होंने काफी सारे चेंजेस भी जो है वो सजेस्ट किए थे कि हमें किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को फिक्स करना चाहिए ताकि हमारा अच्छे से जो फेडरलिज्म है वो वर्क कर पाए, ठीक है। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज इन द अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोका के इंस्क्रिप्शन में कौन सी जो स्क्रिप्ट वो यूज हुई थी, सो इट वॉज ब्राह्मी, ठीक है। तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज रिटन इन द मगधी लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज थी मगधी, ठीक है। और उसकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, ठीक है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर किया, उसको किसने समझा था, वो जेम्स प्रिंसेप ने समझा 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझा था, ठीक है। अब अगर अशोका की बात आई है तो हम जो मौर्यन, अशोका किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड थे। अब हम देखिए इसको एक बार इसका बेसिक जो है अगर अशोका का है तो हम मौर्यन डायनेस्टी को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी, पहली बात चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे पहले धनानंद, जो नंदा डायनेस्टी चल रही थी, नंदा डायनेस्टी के धनानंद थे, ठीक है। धनानंद को हटा करके कौन आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद ली थी, कौटिल्य की, चाणक्य की इन्होंने मदद ली थी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये इनके कोर्ट में आए थे। उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किससे, कौन से रिलीजन से रिलेटेड थे, ये जैनिज्म से रिलेटेड थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कर्नाटका में श्रवण बेलगोला, ये जितने भी वर्ड्स मैं ले रही हूँ ना, यहाँ पे मेगास्थनीज हो गया, धनानंद को हटाया, या फिर श्रवण बेलगोला, या वो जैनिज्म से रिलेटेड थे, ये हर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए इन्होंने श्रवण बेलगोला की वो मतलब व्रत रखेंगे जब तक उनकी मृत्यु उनको नहीं प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो व्रत रखेंगे। श्रवण बेलगोला का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये डायनेस्टी शुरू कब हुई थी, 322 में हुई थी। ये हरियाणा के किसी एग्जाम में आया था कि मौर्यन डायनेस्टी की स्टार्टिंग कब हुई थी, ठीक है। तो 322 के अंदर ये स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आता है, बिंदुसार आते हैं, ठीक है। बिंदुसार का आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आप उसके बाद में आप अशोका पे आ जाओ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, CBA, ठीक है। तो अशोका की हम बात करें तो कलिंगा वॉर इनकी बड़ी ही फेमस है, कब हुई, 291 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, ठीक है, वो कौन थे, बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। और बृहद्रथ को हटाकर उनका ही कोई कमांडर था, ठीक है, उनका कोई कमांडर था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी किंग बृहद्रथ को हरा दिया, उसको मार दिया, असैसिनेशन कर दिया। और उसके बाद में पुष्यमित्र शुंगा जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये असैसिनेशन का 185 में, तो 185 में क्या होता है, 185 में मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाती है और क्या हमारा शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए जो भी मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड था तो वो मैंने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बता दी जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपको पता होनी चाहिए और जो एग्जाम्स में आ चुकी है, ठीक है।
तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेजन जो हुए मंगोल्स के वो किस टाइम हुए, मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासन काल में हुए? तो ये हुए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो देखिए, the maximum number of Mongol invasions took place during the reign of the Alauddin Khilji. The Mongols threatened the security of India. इंडिया की सिक्योरिटी को उन्होंने काफी थ्रेटन किया। ठीक है, एंटायर राइन, जितना भी राइन था ना, मतलब जितना भी शासन काल था अलाउद्दीन खिलजी का, लगभग हर टाइम उन्होंने खतरा बना के रखा मंगोल्स ने। लेकिन लास्ट अगर हम कुछ सालों को छोड़ दें तो ठीक है, अब हम अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र आया तो हम खिलजी डायनेस्टी को देख लेते हैं। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की अगर हम, इससे पहले कौन सी थी? ये अपनी कौन सी स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव के बाद में कौन सी आती है? खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद में तुगलक, SKT, ठीक है, तुगलक आती है। उसके बाद में देखिए हम किसकी, खिलजी डायनेस्टी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी में देखिए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग किसने करी? इसकी स्टार्टिंग करी जलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्टार्टिंग करी। कब करी? 1290 में। 1290 से लेके 1296, 6 साल तक इन्होंने अपना रूल किया। किसने? जलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में जलाउद्दीन खिलजी को हटा करके शासन किसके हाथ में आ जाता है? खिलजी साहब के, अलाउद्दीन खिलजी साहब के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम खिलजी की बात करें तो इन्होंने कब अपना 1296 से लेकर कब तक? 1316 तक, 20 सालों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए? अलाउद्दीन खिलजी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, तो हम देख लेते हैं। इन्होंने एक तो अलाई दरवाजा जो है, अलाई दरवाजा वो इन्होंने बनवाया। ठीक है, उसके बाद में इनके कोर्ट पोइट थे। कोर्ट पोइट कौन थे? अमीर खुसरो थे, ये आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने दाग और चेहरा सिस्टम जो है वो शुरू किया। दाग क्या था? कि हॉर्स की ब्रांडिंग करना, दाग कि हॉर्स जो होता है हॉर्स की ब्रांडिंग करना, और चेहरा सिस्टम की सोल्जर्स के डिस्क्रिप्टिव रोल को जो दिखाता है, दाग एंड चेहरा सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने काफी सारे रूल्स लेके आए, वो ऑर्डिनेंस लेके आए कि आप जो कि स्पाई सिस्टम उन्होंने बनाया, जिसके अंदर एक था जिसमें स्पाई सिस्टम उन्होंने बनाया। ठीक है, उन्होंने वाइन का जो यूज था उसको वो कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, नोबल्स जो थे वो बिना किसी परमिशन के, बिना उनकी परमिशन के किसी से मैरिज नहीं कर सकते थे, सोशल गैदर नहीं कर सकते थे वो। तो इस तरीके के जो ऑर्डिनेंस है वो ये लेके आए, मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए काफी सारे जो ये हैं। ठीक है, तो खिलजी और ये जो खिलजी की जो डायनेस्टी है इसमें हमने मतलब कंप्लीट देख लिया। और 1316 तक इन्होंने जैसे रूल किया, जस्ट अ मिनट, देखिए 1316 तक इन्होंने रूल किया, फिर 4 साल और कोई इनके बाद में, 1320 में ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचशील एग्रीमेंट वॉज बिटवीन इंडिया एंड, कि जो भारत और कौन से देश के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए ये था चाइना, चाइना के साथ में जो है ये साइन हुआ था। अब हम देखते हैं जो पंचशील एग्रीमेंट है वो साइंड बिटवीन द चाइना एंड द इंडिया इन द 1954। 1954 में साइन हुआ, किसके किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। पंचशील एग्रीमेंट जो है उसने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसका बेस बना दिया। NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है उसको हम समझते हैं अभी थोड़ी देर में। और ये इसकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1961 में इसको शुरू किया गया था बेलग्रेड में। अब हम इसमें पंचशील एग्रीमेंट को थोड़ा सा देखते हैं, पंचशील एग्रीमेंट को। तो देखिए पंचशील एग्रीमेंट शुरू कब हुआ? 1954 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारी तरफ से कौन थे? इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, और चाइना की तरफ से इनगेलई कुछ करके कुछ नाम था उनका, इतना जरूरी नहीं ध्यान रखना, बस आप इनलई करके कुछ ध्यान रख सकते हैं। क्यों हुआ था पंचशील एग्रीमेंट? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि जो भी बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन्स चल रही थी चाइना और इंडिया के बीच में, उसको कुछ ईज डाउन करने के लिए, उन टेंशन्स को थोड़ा कम करने के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा था 1950s के अंदर। ठीक है, 1950s में काफी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो इसमें पंचशील एग्रीमेंट में बात क्या की गई थी? इसमें कुछ इस तरीके के मतलब चीजें थी कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है,
हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की सॉवर्निटी का ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन एग्रेशन को हमने मतलब अपनाना है, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस करना, एक दूसरे की डिसीजंस में हमें इंटरफेयर नहीं करना, हमें इक्वालिटी की बात करनी है, हमें ऐसे डिसीजन लेने जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो, ठीक है। उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करी, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर जो है वो मतलब मतलब पांच इसमें ये एग्रीमेंट करे गए थे। अब हम बात करते हैं नैम की। नैम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसे कि आपको पता है कि 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में 1947 में हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसके बाद में इंडिया के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत सारा मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर डेवलपमेंट इतने सालों बाद में, गुलामी के बाद में उनको फ्रीडम मिली। तो वो क्या, और वर्ल्ड के एस्पेक्ट में देखें तो क्या चल रहा था कि जैसे ही 1945 में वो खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर, तो दो ग्रुप्स बन गए, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर जो है उन दोनों में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। वर्ल्ड कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो काफी सारी कंट्रीज, कुछ यूएसए की तरफ थी, कुछ यूएसएसआर की तरफ थी। तो इंडिया और इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज जो कि गुलामी के बाद में आजाद हुई थी, तो ऐसी कुछ कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट की, वो किसी की तरफ अलाइंड नहीं है, ऐसा एक ग्रुप उन लोगों ने बनाया था, ठीक है। और ये नॉन नैम कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में, कि हम एक तरफ बिल्कुल ना तो यूएसए की तरफ है ना हम यूएसएसआर की तरफ से, हम ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे हमारी इंडिया के आईआर के अंदर, हमारी डिप्लोमेसी में हमारा बेनिफिट हो, हम उस तरह से अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये सब मतलब आईआर की चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास विच लेंस इज यूज्ड, कि आवर्धक लेंस में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, एक लेंस जिसमें लैब के अंदर यूज किया जाता है, हैंड लेंस होता है, इसमें कौन सा? कॉन्वेक्स होता है। देखिए कॉन्वेक्स में क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में वो हमारी इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखा देगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, वो किसी के दांत का चेकअप कर रहा है, तो उसको बहुत इनलार्ज करके अगर किसी उस दांत को या किसी पिक्चर को देखना है, इस चीज को देखना है, तो वो क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में देखिए, द रेडनेस इन द एटमोस्फेयर एट द सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, कि जो सुबह के टाइम में सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों ही टाइम में कि वातावरण में जो लालिमा होती है वो किस वजह से होती है? तो ये होती है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो देखिए इसका सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, कि जो रेड कलर है ना इन द स्काई ऑफ द सनसेट, ये किसकी वजह से है? एक इफेक्ट होता है जिसको रेलाई स्कैटरिंग बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग। इस इफेक्ट की वजह से जो है ये रेड कलर हमें देखने को मिलता है। कि सन राइज और सनसेट के टाइम पे द सन इज लो, जो होरिजन है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे अर्थ है तो ये सन है, तो जो सन है ना वो थोड़ा सा बिलो होता है। इस तरीके से उन्होंने बोला कि द लो एट a distance on the horizon the light rays must pass the more of the atmosphere and bounce off more molecules at देन एट अदर टाइम्स। तो यहाँ पर मोलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा वो हो जाते हैं, बाउंस ऑफ हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल एक एक मतलब इन डेप्थ नहीं समझना, सिर्फ आप ये समझिए कि इस टाइम पे बहुत सारी लाइट्स जो है वो स्कैटर हो जाती हैं, ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर अवे हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो रेड लाइट है वो हमारी तरफ जो है वो पहुंच जाती है, अर्थ की तरफ रेड लाइट, ठीक है। तो रेड और ऑरेंज जो है, तो वो इस वजह से हमें हमारा जो मतलब आसमान है, एटमोस्फेयर है, वो रेड दिखता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में देखिए, अ लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाय स्टरिंग कम्स टू रेस्ट ड्यू टू, कि हिलाने से कोई भी तरल है वो थोड़े टाइम बाद में रुक जाता है। हिलाने के बाद में वो क्यों रुक जाता है? वो उसकी विस्कोसिटी की वजह से रुक जाता है। विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन बाय द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। कि जो विस्कोसिटी होता है वो क्या है कि मतलब किसी भी, मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि कोई चीज कितनी वो है, टाइट है, ठीक है, कितना उसमें गाढ़ापन है, उस चीज को विस्कोसिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी शहद की ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पानी की कम है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड दैट आर मूविंग एट द डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। ये उस फ्रिक्शन की वजह से होता है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में है, जो कि अलग अलग वेलोसिटीज पे मूव करता है, ठीक है।
तो उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर अ कॉपर माइन, तांबे की खदान कौन से स्थान पर हमें देखने को मिलती है? तो ये खेतरी जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो खेतरी के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। खेतरी जो है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें राजस्थान में मिलता है। यहाँ पर क्या है, कॉपर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ये अरावली रेंज, अब हम अरावली का मैंने आपको बहुत बार बताया यहाँ पे, ठीक है। तो गुरु शिखर इसकी मेन पॉइंट है। यहाँ पे अबू धाबी जो है, ठीक है, माउंट आबू, सॉरी अबू धाबी बोल रहे हैं हम, सॉरी, माउंट आबू जो है, ठीक है। तो माउंट आबू यहाँ पर है, और दिलवाड़ा टेम्पल हो गया, ये सब टेम्पल्स यहाँ पर है अरावली रेंज में। अरावली रेंज दिल्ली से लेकर हमारा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में है। यहाँ पर ही खेतरी पड़ता है, और खेतरी में क्या है, राजस्थान, सॉरी राजस्थान में खेतरी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा कौन सा स्टेट है, सिर्फ एक ही स्टेट है इंडिया में जहां पर डायमंड जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश। ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। मध्य प्रदेश ही सिर्फ एक ऐसा स्टेट है, ना कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया में भी सिर्फ एक डायमंड माइन जो है ना वो मध्य प्रदेश में मिलती है, और वो कहाँ पे, पन्ना के अंदर, ठीक है, पन्ना के अंदर। अब आपको पता है कि जैसे डायमंड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और लिग्नाइट हो गया, ये मोनाजोइट सैंड होगी, ठीक है। तो ये सब जो अपना चीजें है ना कि कौन से स्टेट में मिलती है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विच सीजन, की खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो देखिए ये किसमें, रेनी सीजन में उगाई जाती है। खरीफ की बात करें हम, तो खरीफ क्रॉप्स आर मॉनसून क्रॉप्स होती है, जब बारिश आनी होती है। किस टाइम आनी होती है, जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल खत्म हो गया, मॉनसून आना है, तो इस टाइम पे जैसे जो रबी होती, दो फसलें होती है, एक रबी और एक खरीफ। अब आप देखिए रबी जो है और खरीफ, तो जो रबी है उसमें इसका मतलब इस टाइम इसकी कटाई हो रही होगी, जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, या फिर सरसों हो गया, नहीं सरसों नहीं, मतलब आप गेहूं ध्यान रखिए। अभी हाल ही मुझे इतना ध्यान आ रहा है कि जो हमारा गेहूं है वो रबी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब हम बात करें खरीफ की, तो अब जैसे इसकी कटाई होगी तो अब क्या आएगा, अब खरीफ होएगा, खरीफ का उसको हम बोएंगे अभी, ठीक है। अप्रैल से अक्टूबर तक का इसका टाइम रहता है, जैसे कि मई में, जून में, या फिर जुलाई में, इस टाइम में इसको रेनी सीजन में इसको बोया जाता है। और चावल हो गया और जो मिलेट हो गया, ठीक है, तो ये इस टाइम पे क्या रहेंगे, हमारी खरीफ क्रॉप्स रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। तो कौन सा स्टेशन है जो अंटार्कटिक रीजन में हमें देखने को मिलता है, तो ये मैत्री है। अब हम बात करें कि मैत्री जो है वो इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, ठीक है। इट वाज बिल्ट इन द 1989 में इसको बिल्ड किया गया था, ठीक है, बिफोर द फर्स्ट स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। जब दक्षिण गंगोत्री जो है वो आइस में दब गया, तो उसके बाद में किसका हमारा ये मैत्री को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल बुक दिल्ली अ नोवेल, ये एक बुक है दिल्ली अ नोवेल, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक है खुशवंत सिंह। दिल्ली अ नोवेल जो है ये पब्लिश हुई थी 1990 में, एक हिस्टोरिकल नोवेल है जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। The book moves backwards and forwards in time through the history of Delhi. दिल्ली की सारी जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ हम स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन अब हम इस टाइम पर देख रहे हैं। उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कैसे मतलब कौन सी डेट को इसको मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, कब से, 1993 से, ठीक है। अब देखिए, कोर फोकस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट, इसका क्या, ये डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कि कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो आपको कहीं ना कहीं मतलब कैसे ऐसे तैसे करके वो रिलेट होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। अब एसडीजी आ गया, हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से एसडीजी का कॉन्सेप्ट भी समझा था। तो एसडीजी नंबर 6 है, वो किसकी बात करता है, पानी की बात करता है, वाटर से रिलेटेड है ये। और ये इसमें क्या बोला गया कि 2030 तक हमें वाटर और सैनिटेशन फॉर ऑल को क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है।
उसके बाद में देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि रोफ जो है वो कौन से स्टेट का फोक डांस है। रोफ, ठीक है, क्या हरियाणा का है या पंजाब या राजस्थान या जम्मू या फिर कश्मीर, ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब ये हमने हमारे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आप उस कांटेक्ट नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर जो है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक बार पेमेंट से आप सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू like this video. Do share, subscribe and like the video. Thank you.